हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। इसे हिंदी में इकाई या एकल उत्पादन लागत निर्धारण विधि भी कहते हैं। अब देखिए, कॉस्टिंग में हमने सीखा है कि कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। मतलब हमें क्या करना है, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी प्रोडक्ट की या जितने भी प्रोडक्ट आज तक दुनिया में बन रहे हैं उन सब की जो कॉस्ट है वो एक ही मेथड से निकाली जाती है? नहीं, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किया जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर ये जो पेन है, ये पेन और कोई लिक्विड पेट्रोलियम या फिर ऑयल कह सकते हैं, तो वो दोनों क्या एक ही तरीके से बनते होंगे? नहीं, क्योंकि देखिए ये जो पेन है, इस पेन का प्रोडक्शन कैसे होता है, एक एक पेन सिंगल यूनिट्स में बनते हैं, ठीक है। जबकि कोई ऑयल या लिक्विड जो होता है वो कैसे बनता है, प्रोसेस में बनता है और सब साथ में लीटर के हिसाब से बनता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस पेन की जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है उसके लिए और किसी केमिकल प्रोडक्ट की या फिर किसी लिक्विड प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें अलग अलग मेथड यूज़ करना होगा। मतलब हम सेम मेथड से कॉस्टिंग कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि मकान बनाने के लिए और पेन बनाने के लिए क्या सेम कॉस्टिंग मेथड यूज़ होगा? बिल्कुल नहीं, दोनों के लिए क्या होगा, अलग अलग मेथड यूज़ होगा। और फिर अगर मैं कहूँ कि अगर सर्विसेज के लिए, सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल हो गए, बस सर्विसेज हो गई, ट्रेन सर्विसेज हो गई और अपने ये जो थिएटर वाली सर्विसेज हो गई, तो इनकी जो कॉस्टिंग है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? क्या वो भी ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है जैसे नॉर्मल किसी पेन का कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है? देखिए सारे प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं और जैसे प्रोडक्ट का टाइप और क्वालिटी होती है उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग भी कैलकुलेट की जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो प्रोडक्ट सिंगल यूनिट में बनते हैं उनके लिए सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है। और अगर कोई केमिकल प्रोडक्ट है या लिक्विड प्रोडक्ट है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे फॉर एग्जांपल सोप हो गया, तो वो कैसे बनता है, प्रोसेस में बनते हैं। क्योंकि कोई भी अगर प्रोडक्ट किसी एक बार में नहीं बन सकता हो, जैसे मैं बात करूँ सोप की, तो सोप क्या होता है, प्रोसेस में बनता है, तो उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे। और जैसे हाउस हो गए, रोड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें कैसे बनती है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनती है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज़ होगा। और फिर अगर मैं कहूँ कि कुछ चीज़ें सिंगल यूनिट्स में नहीं बन करके बैच में बनती है, जैसे हम बात करें बिस्किट की, जैसे हम बात करें मेडिसिन की, तो मेडिसिन कभी आपने मार्केट से एक एक खरीदी है क्या, या बिस्किट कभी एक एक कभी मार्केट से खरीदा है? नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि वो सब बैच में बनते हैं। तो जो बैच में बनते हैं उनके लिए बैच कॉस्टिंग मेथड यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हम नहीं निकाल सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि एक बिस्किट कितने में पड़ा, तो आपके दिमाग में एक बार बात आएगी कि अरे यार एक प्रोडक्ट का तो पता नहीं, हमने तो पूरा पैकेट खरीदा है, तो पैकेट 10 रुपये में या 15 या 20 रुपये मिला है। तो क्योंकि वो चीज़ें बनती भी बैच में है और बिकती भी बैच में है, तो इसलिए उनकी कॉस्टिंग भी बैच कॉस्टिंग में निकलती है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के होते हैं और सारी सर्विसेज भी अलग अलग टाइप की होती है, तो उनके लिए कॉस्टिंग के मेथड भी अलग अलग यूज़ करते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, ये मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे क्या बनती है, चीज़ें एक एक यूनिट में बनती है। जैसे सिंगल प्रोडक्ट एक एक यूनिट के अंदर बनता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन हो गया, या फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि सीमेंट के कट्टे हो गए या फिर पेपर हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या बनती है, सिंगल यूनिट्स में बनती है, ठीक है। तो जहाँ पे चीज़ें एक एक करके बनती हो या जिन चीज़ों की एक एक की कॉस्ट कैलकुलेट करना इजी रहता हो, वहाँ पे सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या। देखिए, सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग बाय द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वेयर द मैन्युफैक्चर इज कंटिन्यूस एंड द यूनिट्स आर आइडेंटिकल और कैन बी मेड बाय द मीन्स ऑफ रेशियो। मतलब कि ये एक ऐसा कॉस्टिंग का मेथड है जो क्या कैलकुलेट करता है, कॉस्ट कैलकुलेट करता है कैसे प्रोडक्ट की, ऐसे प्रोडक्ट की जो कि सिंगल यूनिट्स के अंदर बनते हो, सिंगल आइडेंटिकल यूनिट्स के अंदर, ठीक है, जो कि एक एक यूनिट के अंदर बनते हो, और ऐसी जगह जहाँ मैन्युफैक्चर भी क्या होता हो, कंटिन्यूसली होता हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि प्रोडक्शन आउटपुट कैसे आना चाहिए, सिंगल यूनिट में आना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग वाला मेथड हम
यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज अप्लाइड इन द इंडस्ट्रीज वेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज यूनिफॉर्म एंड द सिंपल वन एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द सिंगल प्रोडक्ट और द सिमिलर आर्टिकल आर मैन्युफैक्चर। तो जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पे ये मेथड क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो समझाने का मतलब यही था कि जो प्रोडक्ट हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके के कॉस्टिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली सबका एम तो वही होता है कि कॉस्टिंग कैलकुलेट करना, बट क्योंकि प्रोडक्ट अलग है, प्रोडक्ट के फीचर्स अलग है, प्रोडक्ट की कॉस्टेज भी अलग होगी, तो इस हिसाब से उनकी कॉस्टिंग के मेथड्स भी क्या है, अलग है, ठीक है। तो ये जो सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग है ये वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, सिंगल यूनिट में बनते हैं, मतलब एक एक करके बनते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बुक्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या बनती है, एक एक करके बनती है, ठीक है। अब देखिए सूटेबिलिटी कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कि ये वाला मेथड हम ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज़। शुगर इंडस्ट्री में क्या बनती है, पर क्विंटल या फिर ऐसे करके शुगर बनती है, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता है वहाँ पे और शुगर किसी पर्टिकुलर यूनिट्स में बन जाती है, ठीक है। सीमेंट जो है, सीमेंट भी क्या कट्टे के हिसाब से या फिर केजी के हिसाब से यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पे भी ये मेथड एप्लीकेबल हो सकता है। कोल माइंस जैसे कोयले हो गए, तो कोयले में भी क्या होता है कि कोयले 100 केजी कोयले वगैरह, तो अपन किसी को उसको यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये मेथड एप्लीकेबल होगा, ठीक है। पेपर इंडस्ट्रीज हो गई, पेपर भी क्या बनते हैं, यूनिट्स में ही बनते हैं कि कितने पेपर की यूनिट्स वगैरह अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्लोर मिल्स, आटे की मिल होती है, तो वहाँ पे भी ये मेथड एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये मेथड बेसिकली वहाँ पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे चीज़ें क्या बनती है, सिंगल यूनिट्स में बनती है, एक इकाई के रूप में बनाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अब देखिए, अंडर दिस मेथड टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट अ कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर एट द रेगुलर इंटरवल्स। तो इस मेथड के अंदर टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, ठीक है। कॉस्ट शीट मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं वो कॉस्ट शीट बनती कैसे है। एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये फॉर्मेट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट चैप्टर के अंदर। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में भी हमने कॉस्ट शीट बनाना सीखा था, तो बिल्कुल ये एग्जैक्टली वही कॉस्ट शीट है और वही कॉस्ट शीट बनाई जाती है किसके लिए, सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग मेथड के अंदर। क्या चीज़ करने के लिए, कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है, इसके बारे में हम पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऊपर हेडिंग लगानी है हमें, यहाँ पे आउटपुट लिखना है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर डायरेक्ट लेबर जो लगाई है वो यहाँ लिखोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिखोगे, फिर आ जाएगी इनकी प्राइम कॉस्ट तीनों की टोटल। फिर इसमें ऐड करोगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन से होते हैं ये आपने डिटेल में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पढ़ रखा है, ठीक है। वो सारे ही फैक्ट्री ओवरहेड आपको ऐड करने हैं। अगर कोई स्क्रैप है, स्क्रैप किसका, फैक्ट्री का, ठीक है। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई स्क्रैप है और उसको आपने बेचा है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस रहेगी उसको आपको क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। फिर इसमें आप अगर आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस हो, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, ऐसा काम जो अभी भी चल रहा है, मतलब इन प्रोग्रेस है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसका अगर आपके पास कोई स्टॉक हो तो उसे आपको सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करने के बाद में जो टोटल आती है उसमें ऐड या लेस करना है, ठीक है। ऐड और लेस मतलब ओपनिंग को ऐड करना है और क्लोजिंग को लेस करना है। फिर चलते हैं, फिर आ जाएगी आपकी क्या, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। फिर इसमें आप क्या ऐड करोगे, इसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होते हैं वो हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में डिटेल में पढ़ लिया था, पूरी डिटेल इसकी पूरी जो थी। फिर है इसके बाद क्या आएगी आपके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसकी टोटल जब आप ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड में क्या ऐड करोगे, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करोगे तो आपको मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप क्या ऐड करोगे, अगर आपके पास है क्वेश्चन में क्या, फिनिश गुड किसका, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो वो स्टॉक अगर आपके पास है तो उन दोनों को ऐड लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलेगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर आप ऐड कर देते हो क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आपको क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट मिलेगी। और टोटल कॉस्ट में अगर आप ऐड कर देते हो क्या, प्रॉफिट और ऑन कॉस्ट भी हो सकता है और ऑन सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर आपको मिलेगी सेलिंग प्राइस और सेल्स,
तो आपको मतलब कुल मिला के कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की, और आपको अगर टोटल कॉस्ट मिल जाती है तो उसमें हम प्रॉफिट ऐड करके क्या निकाल सकते हैं, सेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रॉफिट की बड़ी बात है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट क्या है, ऑन कॉस्ट भी हो सकता है और ऑन सेलिंग प्राइस भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि प्रॉफिट अगर ऑन कॉस्ट होता है तो आपके लिए थोड़ा इजी रहता है। कैसे इजी रहता है, क्योंकि कॉस्ट आपके पास क्या होती है, अवेलेबल होती है, और आपको बोला कि 20% ऑन कॉस्ट, तो आपके पास टोटल कॉस्ट है, इसका क्या कर दोगे आप, 20% कर दोगे, तो इसी का ही 20% प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉफिट आपको किस पे दे रखा हो, सेलिंग प्राइस पे दे रखा हो, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपके पास तो क्या होती है, कॉस्ट होती है, सेलिंग प्राइस तो होती ही नहीं है। तो फिर आप कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे, ये हम डिस्कस करेंगे आगे अभी। ठीक है, फिर देखिए ये कॉस्ट शीट आपने बना दी। अब ये कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है ना, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें टोटल कॉस्ट के साथ में कॉस्ट पर यूनिट भी पूछ ले, तो इस कॉस्ट शीट के साथ में हम दो कॉलम वाली शीट बना लेंगे, एक तो टोटल कॉस्ट के लिए, एक और कॉस्ट पर यूनिट के लिए कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो ये कॉस्ट शीट मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी गई है, जैसे 2 प्रोडक्ट की पूछी गई है तो 2 कॉलम वाला बना लेंगे, अगर पर यूनिट कॉस्ट भी पूछी गई है तो हम पर यूनिट का कॉलम साइड में और बना लेंगे। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड की जा सकती है। तो अब चलते हैं हम आगे। देखिए कॉस्ट पर यूनिट जो है, कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है। देखिए कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट पर यूनिट निकालो, एक यूनिट की कॉस्ट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, आपके पास जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, ठीक है, उसको आप किससे डिवाइड करोगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट, मतलब आपने कितनी यूनिट बनाई है उससे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, टोटल जितनी भी कॉस्ट रहेगी उसको अगर हम जितने यूनिट हमने बनाई है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए वही प्रॉफिट वाली बात आ गई कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन देखिए 2 तरीके से हो सकता है। प्रॉफिट आपको 2 तरीके से कहा हुआ हो सकता है क्वेश्चन में। कैसे, पहले तो वो कह सकते हैं आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे दे रखा हो, टोटल कॉस्ट पे दे रखा हो, तब आपके लिए मैटर थोड़ा इजी है, क्योंकि टोटल कॉस्ट आपके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, क्योंकि आप कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो तो कॉस्ट शीट आपने बनाई है तो टोटल कॉस्ट तो आपके पास होगी और रेट आपको प्रॉफिट की दे रखी होगी, और अगर वो कॉस्ट पे है तो डायरेक्ट इनटू रेट अपॉन 100 करके हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यही प्रॉफिट ऑन सेल्स हो, ठीक है, यही प्रॉफिट किस पे हो, ऑन सेल्स हो, तो हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ता है, और वो फिर फॉर्मूला हमें क्या रखना पड़ता है, टोटल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। ठीक है, अब 100 माइनस रेट क्यों करना है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। ये बात आपको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स हो तो हमारे पास टोटल कॉस्ट है और फिर हमें इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट करना है, क्योंकि हम इसको टोटल कॉस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, जबकि रेट आपको किस पे दे रखी है, ऑन सेल्स पे दे रखी है। तो हम इसको टोटल कॉस्ट पे अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अपॉन 100 नहीं करके 100 माइनस रेट करना पड़ेगा। अब इसका रीज़न देखिए क्या है, रीज़न ये है कि माना कि प्रॉफिट इज़ 20% ऑन सेल। हमने माना कि प्रॉफिट क्या है, 20% ऑन सेल है और आपके पास सेल प्राइस है ही नहीं। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, लेट सेल्स इज इक्वल टू 100। आपने सेल्स को क्या माना, 100 माना। ठीक है, अगर सेल्स 100 है और प्रॉफिट सेल का 20% है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर सेल 100 रुपीज़ है और प्रॉफिट सेल पर 20% है तो प्रॉफिट 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी 100 माइनस 20, 80 रुपीज़। ठीक है, तो यही फंडा सेम चलता है इस फॉर्मूले के अंदर कि हमें अगर है ना सेल्स नहीं दे रखी हो और टोटल कॉस्ट दे रखी हो और परसेंटेज जो है प्रॉफिट का वो किस पे दे रखा हो, सेल्स पे दे रखा हो, तो आप रेट अपॉन 100 माइनस रेट करोगे, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है ना उसके इक्वलेंट आप रखोगे। ठीक है, किसी चीज़ को, तो जैसे रेट हो गई 20%, ठीक है, तो 20% रेट हो गई आपकी, तो 20 ऊपर रखोगे और अपॉन में 100 माइनस रेट मतलब 80 रखोगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, 80 के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला फंडा इस फॉर्मूले में यूज़ किया गया है। तो आपको दोनों ही बातें ध्यान रहेगी कि अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है और कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है तब तो फिर हमें बहुत ही ईजी है रेट अपॉन 100 करके निकालना है इसको।
ठीक है। लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल्स है और सेल्स हमारे पास है ही नहीं और हमें उस परसेंटेज को किस पे अप्लाई करना है, टोटल कॉस्ट पे। तो फिर हम क्या करेंगे, इनटू रेट और अपॉन करके 100 माइनस रेट करेंगे। समझ में आ गया मैटर? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कॉस्ट शीट। अब ये जो कॉस्ट शीट आप बनाते हो, जो कॉस्ट स्टेटमेंट हम बनाएंगे, तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम यूनिट कॉस्टिंग और सिंगल आउटपुट के लिए कॉस्टिंग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ ध्यान रखनी है, यूज़ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। जो ओवरहेड के अवशोषण की दरें हैं उसको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये ऊपरी वह होता है ओवरहेड, उसके अवशोषण की जो दरें हैं, जो अभी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के हमने फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, तो उसके सारे मेथड्स पढ़े थे। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन के मेथड एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एब्जॉर्प्शन के मेथड, ठीक है। तो वही एब्जॉर्प्शन यहाँ पे यूज़ हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ नहीं है, बल्कि क्या लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज़ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस या फिर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो ये क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन रेट ही हो गई आपके ओवरहेड की। किसके ओवरहेड की, फैक्ट्री ओवरहेड की, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में ये चीज़ें भी दे रखी होती है कि आपको ओवरहेड डायरेक्टली नहीं दे दिया और उनके एब्जॉर्प्शन की रेट दे दी, तो वो रेट बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर हो सकती है, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर या फिर प्राइम कॉस्ट के ऊपर हो सकती है। तो आपको उस रेट को अप्लाई करना है, ठीक है, और परसेंटेज करके आपको फैक्ट्री ओवरहेड निकालने हैं। इसी तरह ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की रेट दे रखी हो, अगर वो नहीं दे रखी और बदले में रेट दे रखी हो, तो वो परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट हो सकती है या वर्क ओवरहेड की भी हो सकती है, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे। फिर देखिए बात करते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मोस्टली जो होते हैं वो परसेंटेज दे रखी होती है किसके ऊपर, वर्क कॉस्ट के ऊपर। कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, आपने वर्क कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है, पहले से शीट बना रहे हो तब, तो वर्क कॉस्ट का 10% करना है। 10% क्या होगा आपका, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और कई बार ये ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट भी दे रखी होती है। कई बार ऐसे दे रखा होता है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो आपने जितनी यूनिट बनाई है, जितना प्रोडक्शन किया है या जितनी यूनिट सेल की है, उसके हिसाब से आप इसको चार्ज करोगे, ठीक है। फिर चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ कि सेकेंड एडजस्टमेंट हमें क्या करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, किसका, फिनिश गुड का। फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, जैसे कि 2000 यूनिट और 3000 यूनिट ऐसे दे रखा है। उसका वैल्यूएशन नहीं दे रखा, मतलब अमाउंट में वो चीज़ नहीं दे रखी। आपको दे तो रखे स्टॉक, लेकिन किस में दे रखे, यूनिट्स में दे रखे, अमाउंट में नहीं दे रखा। तो फिर आप उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे, उसकी अमाउंट कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। देखिए, इफ़ द क्वान्टिटीज ऑफ सच स्टॉक आर गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको स्टॉक की क्वान्टिटी दे रखी है कि आपका ओपनिंग स्टॉक है 2000 यूनिट का और क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड का 4000 यूनिट का। अब वो तो यूनिट में दे रखा है, अब आपको इसको निकालना है किस में, अमाउंट में। तो वो कैसे निकालोगे, वैल्यू इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो फिर आप इसका वैल्यूएशन कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। मतलब आपने जो शीट बनाई है उसमें आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करने के बाद में। तो वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है ना, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के हिसाब से इनका क्या होता है, वैल्यूएशन होता है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं प्रति इकाई उत्पादन लागत के आधार पर। मतलब इनका मूल्यांकन कैसे होगा, प्रति इकाई उत्पादन लागत के आधार पर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैटर। कई बार क्वेश्चन में हमें फिनिश गुड का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे तो रखा होता है, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी में दे रखा होता है, उनकी अमाउंट नहीं दे रखी होती है। तो फिर उनका वैल्यूएशन, जो उनकी अमाउंट है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के हिसाब से। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे निकलेगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालने का तरीका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर रखोगे और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मतलब जितने आपने यूनिट बनाई है उससे डिवाइड करोगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है मैटर। फिर चलते हैं हम आगे। फिर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको स्क्रैप दे दिया होता है। स्क्रैप किसका, किसी का भी वेस्टेज का, जैसे आपको बोल दिया सेल ऑफ स्क्रैप और सेल ऑफ वेस्टेज।
तो फिर उसका आपको क्या करना है। तो देखिए ये भी जो स्क्रैप होता है ना वो दो तरीके का हो सकता है। पहला तो ये है कि ये स्क्रैप किसका हो सकता है, रॉ मटेरियल का स्क्रैप हो सकता है। स्क्रैप मतलब क्या होता है, कचरा, जो बचा हुआ अवशेष पदार्थ होता है ना उसको बोलते हैं स्क्रैप। तो जो स्क्रैप होता है तो उस स्क्रैप को हमें करना क्या है, तो आपको पहले तो पता करना है कि स्क्रैप है किस चीज़ का। तो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ होगा सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ फैक्ट्री, तो अगर वो ऐसे लिखा है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ फैक्ट्री तो मतलब वो फैक्ट्री का स्क्रैप है। तो फैक्ट्री का स्क्रैप है तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद में लेस करना है, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल तो मतलब वो मटेरियल का स्क्रैप है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में बता दिया होगा। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सेल ऑफ स्क्रैप सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है तो इसको हम क्या मानेंगे, फैक्ट्री का मानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कई बार आपको सेल ऑफ स्क्रैप या सेल ऑफ वेस्ट ऐसे दे रखा होता है। तो अगर ये जो स्क्रैप है ये किसका हो, रॉ मटेरियल का हो, ठीक है, किसका हो, रॉ मटेरियल का हो, तो फिर हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट मटेरियल में से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। देखिए इफ़ इट इज़ द रेलिवेंट विद द रॉ मटेरियल, अगर ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड है तो द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम इज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ इट्स स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा कि जो आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकाला है आपने उसको क्या करना है, माइनस करना है इस स्क्रैप वैल्यू से। समझ में आ गया। फिर देखिए इफ़ इट इज़ द रेलिवेंट विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड शुड बी रिड्यूस बाय इट्स सेल वैल्यू, अगर ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो इसकी जो भी सेल वैल्यू होगी इससे फैक्ट्री ओवरहेड को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, जैसा अभी हमने शीट में देखा था। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि सेल ऑफ स्क्रैप किस किस का हो सकता है। सेल ऑफ स्क्रैप हो सकता है मटेरियल का, रॉ मटेरियल का, तो अगर वो रॉ मटेरियल का है तो मटेरियल में से माइनस करना है, और अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस करना है, ठीक है। समझ में आ गया ये मैटर। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस जो है, जो काम अभी भी बीच में चल रहा है, अभी भी आधा बना है और आधा बनना बाकी है, उसको क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा हो, अगर डायरेक्टली कुछ नहीं कह रखा है कि सिर्फ ऐसे ही दे रखा है वर्क इन प्रोग्रेस, तब तो हम इसे क्या मानेंगे कि ये फैक्ट्री के बाद में इसको क्या करना है, एडलेस करना है, ठीक है, जैसा अभी हमने शीट में देखा था। लेकिन कई बार ऐसा दे रखा होता है कि इफ़ इट इज़ वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, कई बार क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई होती है कि वर्क इन प्रोग्रेस इज़ वैल्यूड एट द प्राइम कॉस्ट। तो अगर ये प्राइम कॉस्ट पे इसका वैल्यूएशन किया गया है, ठीक है, किसका, वर्क इन प्रोग्रेस का प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूएशन किया गया है, तो फिर इसको आपको कहाँ माइनस करना है, इसको हमें एडलेस करना है। डायरेक्ट मटेरियल ऐड करने के बाद डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों चीज़ें ऐड कर दी, इसके बाद में प्राइम कॉस्ट निकलने से पहले क्या, प्राइम कॉस्ट निकलने से पहले हमें क्या करना है, ऐड तो करना है इसका ओपनिंग स्टॉक और लेस करना है इसका क्या, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया मैटर। क्या लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि ये जो अर्धनिर्मित माल है उसका मूल्यांकन किस पे किया गया है, मूल लागत पे किया गया है। हिंदी में तो ऐसा लिखा हुआ होगा, और इंग्लिश में कैसा लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ होगा वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूड एट द प्राइम कॉस्ट। तो फिर हमें क्या करना है, इसको प्राइम कॉस्ट निकालने से पहले और ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद में हमें इसे ऐड लेस करना है। समझ में आ गया, इसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है कि इफ़ इट इज़ वैल्यूड एट द वर्क कॉस्ट, अगर इसका वैल्यूएशन किस पे किया गया हो, वर्क कॉस्ट पे किया गया हो। अब ये वर्क कॉस्ट पे वैल्यूड है तो आपने क्या कर दिया, प्राइम कॉस्ट निकाल दी, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिया क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, और फिर आप क्या करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते ही आप इसको WIP के ओपनिंग स्टॉक को ऐड करोगे और WIP के क्लोजिंग स्टॉक को लेस करोगे, तो आपको क्या मिलेगी, वर्क कॉस्ट, जैसा अभी हमने शीट के अंदर देखा था, ठीक है, जैसा शीट में एडजस्टमेंट था बिल्कुल वैसा ही। और एक लास्ट एडजस्टमेंट है, लास्ट ये हो सकता है कि कई बार आपको क्वेश्चन में क्या पूछ ले, टेंडर प्राइस पूछ ले या एस्टिमेटेड कॉस्ट पूछ ले। तो ये जो टेंडर प्राइस होती है ना, ये टेंडर प्राइस क्या होती है पता है, किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी प्रोडक्शन को करने से पहले उसके क्या निकालते हैं हम, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ठीक है। वही प्राइस क्या होती है, टेंडर प्राइस होती है, और जो कि हम क्या करते हैं, इसको कोटेशन में लिखते हैं। अगर जैसे आपको सपोजिवली आपको हाउस बनाना है, तो हाउस बनाने से पहले आप उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओगे और उसको कहोगे कि ये हाउस कितने में बन जाएगा, तो वो आपको क्या दे देगा, टेंडर दे देगा। टेंडर मतलब आपको हाउस बनने से पहले ही वो बता देगा कि आपके हाउस जो आप बता रहे हो कि कैसा कैसा बनाना है, उस हिसाब से आपका हाउस इतने लाख में बन जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, टेंडर प्राइस बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के भी कई बार क्या होता है कि सड़कें वगैरह बनानी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों से क्या मांगती है, टेंडर मांगती है। टेंडर ये मांगती है कि आप इतने
किलोमीटर का रोड बनाने के मतलब लगभग कितने चार्जेस लगा लोगे, तो फिर वो टेंडर प्राइस उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो टेंडर प्राइस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्शन को करने से पहले उसकी प्राइस को हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। और उसमें फिर वो कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट ऐड करके गवर्नमेंट को बता देते हैं कि फाइनली ये रोड आपको इतने में बना के मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंडर प्राइस का मतलब वो होता है कि किसी भी प्रोडक्शन को करने से पहले उसकी सेलिंग प्राइस बता देना, ठीक है। तो ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट और टेंडर प्राइस होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कि आपको उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट या टेंडर प्राइस कैलकुलेट करना है। तो देखिए, टेंडर प्राइस इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। तो टेंडर प्राइस निकलती कैसे है, एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेस पे। एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब आपने अभी काम किया नहीं है, लेकिन कॉस्ट का क्या किया आपने, एस्टिमेशन किया है। एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाया है, क्योंकि आप जनरली वही काम करते हो, तो आपको पता है कि इस काम को करने में लगभग कितना कॉस्ट लग जाता है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आपने कैलकुलेट की, उसमें आपने प्लस किया क्या, अपना डिज़ायर प्रॉफिट, जितना आप प्रॉफिट चाहते हो उसमें ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, टेंडर प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। तो टेंडर प्राइस से रिलेटेड भी कई बार हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं कि आप टेंडर प्राइस कैलकुलेट करो। तो है कुछ नहीं, बस ये भी कॉस्ट निकाल के उसमें प्रॉफिट ऐड करना है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब बाकी जो हमने ये एडजस्टमेंट पढ़े हैं कि कॉस्ट शीट बनानी है और कॉस्ट शीट में ये एडजस्टमेंट करने हैं, इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपको ये चीज़ें थोड़ी सी और क्लैरिफाई हो जाएगी। तो ये सब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।